एक बच्चे को टीचर ये कहते हैं कि स्कूल आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेपर देने आना। क्रिकेट के खेल के दौरान एक सज्जन ने उसी बच्चे को खंबा कह दिया था। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के डबरा से। कहानी है सौरभ गुर्जर की। एक्टिंग मुझे कभी करनी नहीं थी। उस समय WWF नाम होता था रेसलिंग का। बस सिर्फ इतना पता था कि जब एक रेसलर एंटर कर रहा है, लोग चीख रहे हैं, लाइट्स है, म्यूजिक है, तो वहाँ एक ऐड आया था। उस ऐड में रेसलिंग को दिखाया गया था। महाभारत ने मुझे बहुत कुछ दिया, बट एक बहुत बड़ी फिल्म है बॉलीवुड की जो मैं कर रहा हूँ। फाइट कर रहे हैं आप और मैं, जो झगड़ रहे हैं ना या लड़ रहे हैं, जो फाइट, उसको एक स्टोरी को क्रिएट किया था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पहला सीन बच्चन साहब के साथ में मैंने गलती से टच हो गया यार, तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी जाएगी। नागार्जुन सर के साथ बहुत मजा आया। उन्होंने WWE की बहुत बात की। रणवीर कपूर तो एवरी सिंगल डे, पाजी कैसे हो यार, पाजी पता है वो फाइनली। लेकिन जब हम लोग लड़ रहे होते हैं, हम दुश्मन किसी के नहीं होते, क्योंकि सारे एथलीट बराबर हैं। सर के बाद बहुत बड़ा मैच है मेरे लिए। आपको पसीना आ गया था कि बच्चन साहब को अपने यहाँ हिट कैसे करो। तो कहानी शुरू होती है तकरीबन 2-2.5 दशक पहले, जब एक स्कूल में एक बच्चे को टीचर ये कहते हैं कि स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेपर देने आना। इसलिए नहीं कि होमवर्क पूरा नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि कद काठी जो थी वो सामान्य बच्चों से थोड़ी अलग थी। कहानी उस दिन की भी है जब क्रिकेट के खेल के दौरान एक सज्जन ने उसी बच्चे को खंबा कह दिया था। खंबा इतना बुरा शब्द लगा कि उसके बाद कदकाठी पर और काम किया, और जब वापस उसी व्यक्ति के पास पहुंचे तो वो एक बारी चौंक गया कि ये खंबा नहीं, ये तो पर्वत है। कहानी उस दिन की भी है जब सदी के महानायक के सामने खड़े एक कलाकार को उन्हें पंच करना था, और पंच करने के ठीक पहले छूटने वाले पसीने से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं। और कहानी उस दिन की भी है जब एक एड ब्रेक के दौरान एक रंगीन चमकती चकाचौंध भरे मंच को देखकर वो बच्चा सोचता है कि अब मुझे यहीं जाना है। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के डबरा से। कहानी है सौरभ गुर्जर की, और इसी कहानी के अलग अलग हिस्सों को छूने के लिए आज खुद सौरभ भाई हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीपल्स अपडेट में। हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि सौरभ भाई ने न सिर्फ एथलीट रहते हुए कई सारे मुकाम हासिल किए हैं, बल्कि फिल्मी दुनिया में भी मध्य प्रदेश का नाम बहुत बहुत रोशन किया है। तो सबसे पहले तो बधाई पीपल्स अपडेट की ओर से। और थोड़ा सा हम ये समझना चाहते हैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल जो शायद बहुत दर्शकों के मन में आ रहा होगा, कि मध्य प्रदेश को लोग अलग अलग चीज़ों के लिए जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद एथलीट और आप जैसा एथलीट और आप जैसी कद काठी का एथलीट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत कम लोग ये भरोसा कर पाते होंगे कि आप मध्य प्रदेश से हैं भी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, किस तरह की चुनौतियाँ रहीं? पहले एक छोटा सवाल, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोई भी इस बात पे भरोसा ही नहीं करता कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। लोग बोलते हैं, और पाजी तो पंजाब से, पाजी हरियाणा से हो। मैं नहीं भाई, मध्य प्रदेश हूँ। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में ऐसे लोग होते हैं? मैंने भाई होते हैं और बहुत हैं, बट बस उनको एक रास्ता या एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिससे वो लोगों के सामने नहीं आ पाते, अपनी प्रतिभाओं को नहीं दिखा पाते। तो यस, ये हमेशा मेरे साथ होता है कि लोग बिलीव ही नहीं करते मध्य प्रदेश से हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा, कहते हैं हमारा देश का दिल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हम बहुत पीछे हैं। तो लोगों को लगता नहीं कि एथलीट होगा मध्य प्रदेश से। अच्छा, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आपकी कहानी में मुझे जो सुनने में आया और जो मैंने पढ़ा, वो पहले ये था कि खेल कूद के प्रति आपकी जो रुचि रही, लेकिन फिर धीरे धीरे आप सिनेमा की तरफ बढ़े। तो पहले सिनेमा आया दिमाग में या पहले खेल कूद आया? 7 या 8 साल की उम्र में मैंने पहली बार, एक बार मैंने कई जगह ये इंटरव्यूज़ में भी मैंने बोला है कि महाभारत आता था पहले टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, दूरदर्शन संडे के दिन आता था। उसमें एक छोटा सा ऐड आया था। तो हम लोग क्या है कि हमारे घर में उस समय टीवी नहीं होता था, तो हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे, उनके घर में में सब लोग, मोहल्ले के बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग महाभारत देखते थे। तो वहाँ एक ऐड आया था, उस ऐड में रेसलिंग को दिखाया गया था। उस समय WWF नाम होता था रेसलिंग का, लेकिन उस समय मुझे ये पता नहीं था ये रेसलिंग है, ये कहाँ होती है, कैसे होती है। बस सिर्फ इतना पता था कि जब एक रेसलर एंटर कर रहा है, लोग चीख रहे हैं, लाइट्स है, म्यूजिक है। तो वो जो 5 सेकंड का जो एक ऐड था वो मेरे दिमाग में घुस गया। था बच्चा, तो आप जानते ही हैं कि जब बच्चों के दिमाग में कोई चीज़ घुस जाती तो वो उसी के बारे में सोचते हैं।
तो उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ जाना, ये क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट जाना यहाँ है। तो उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। एक्टिंग तो मैं कई बार ये मैं बोल चुका हूँ कि एक्टिंग मुझे कभी करनी नहीं थी। मैं स्कूल में सबसे जो शाय बच्चे होते हैं ना, वो था, सबसे पीछे खड़ा होता था प्रेयर में कि कोई मुझे देखे ना। तो एक्टिंग का तो कोई कहीं से कहीं तक कोई रोल ही नहीं था ऐसा दिमाग में। बट कहते ना डेस्टिनी, किस्मत आपको कहाँ से लेके कहाँ पहुँच जाती है। तो फिर यस ऑफ कोर्स मैं इंडस्ट्री में गया और उसके बाद मैं WWE में गया। और शायद WWE की हिस्ट्री का पहला एथलीट हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री से रेसलिंग में गया है। मोस्टली जो आपने बड़े स्टार जितने भी देखे हैं, ड्वेन जॉनसन है, जॉन सीना है, ये सब लोग रेसलिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री में गए। बट शायद मैं अकेला ऐसा एथलीट था उनका जो फिल्म इंडस्ट्री से निकलने के बाद रेसलिंग। हिंदुस्तान में विदारा सिंह साहब, वो भी रेसलिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री में, यस यस मोस्टली ऐसा ही होता है। हाँ। मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि जब मैं WWE में जाना चाह रहा था तो मेरे साथ, क्योंकि उस समय महाभारत कर रहा था ना, हिट शो था इंडिया का सबसे बड़ा उस समय, तो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि यार क्यों, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर दो फील्ड ऐसी हैं जो बहुत ग्लैमरस है, या तो क्रिकेट या फिर फिल्म इंडस्ट्री। तो वहाँ मैं पहुँच चुका था और एक अच्छा शो कर रहा था। तो उसके बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैं जाऊँगा, बट मेरे दिमाग में वो चीज़ घुसी हुई थी और मैंने कहा एनी हाउ मैं वहाँ जाऊँगा, और फाइनली मैं पहुँच गया। बढ़िया। अच्छा, एक सवाल था जो शायद बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी हाइट 6'8" है। तो आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं आती है फ्लाइट में या ट्रेन में? या अभी जैसे मैं देख रहा था, अभी शूट के ठीक पहले जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पे, तो मैंने देखा था कि जितनी भी दरवाजे हैं और उनकी चौखट हैं, उनमें सब में मैंने आपको झुकते हुए देखा। तो ये आपको वहाँ नहीं प्रॉब्लम करता है? एक तो ये झुकने की आदत तो मुझे पड़ी गई है, क्योंकि बचपन मतलब हाइट अच्छी थी तो हर जगह मोस्टली गेट ऊंचे नहीं होते, तो वो दिमाग में हमेशा रहता है। तो अगर लंबा गेट भी है ना, तब भी मुझे झुकने की आदत पड़ गई, झुक के निकलता हूँ मैं। हिंदुस्तान में यस बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्लाइट में अगर मैं जाऊँगा तो या तो बिजनेस क्लास चाहिए मुझे या फिर इमरजेंसी रो, उसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। मतलब नहीं। ट्रेन में तो मैं शायद बहुत लंबे समय से बैठा नहीं हूँ, लेकिन जब भी ट्रेन में बर्थ होती है, आपको पता है उसकी हाइट 6 फीट की आदत होती है, पैर बाहर निकल रहे हैं, लोगों को गुस्सा होता था क्योंकि साइड डोर मिल जाए तो और आफत। भाई मतलब लगता था शायद सबसे बुरा टाइम वही है। बसेस में मैं बैठ नहीं पाया। नॉर्मली इंडिया में जो गाड़ियां भी हैं जिस तरह की, वो एक नॉर्मल एवरेज इंसानों के हिसाब से बनाई जाती हैं, तो वहां भी मुझे बहुत दिक्कत आती है। इवन शूज, मेरा शू साइज 15 नंबर है, 15 नंबर, जो कि मुझे हिंदुस्तान में कभी मिला ही नहीं। मैंने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में वो जूतों के लिए। एथलीट था, एथलीट के लिए अच्छे जूते होना बहुत ज़रूरी है, और वो यहाँ मिलते नहीं थे। तो ये जो सबसे बड़ा जो स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ में ना, वो जूतों के लिए रहा है इंडिया में। बट अभी ठीक है। अच्छा, ये कब से शुरू आपको लगा, जैसे मान लीजिए आपने जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी कि डील डॉल जो है वो यहाँ शायद मध्य भारत में इस तरह का नहीं होता है, पंजाब हरियाणा के जो लड़के हैं उनका रहता है, ये कहाँ से शुरू हुआ? 9th 10th 11th में कब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया? आपने कब नोटिस करना शुरू किया? मैंने नोटिस करना शुरू किया 9th क्लास के बाद। 9th क्लास तक मेरे जो क्लासमेट थे, मेरे दोस्त थे, सब लोग हम एक साथ बढ़ रहे थे। 9th में आके वो रुकना शुरू होने लगे और मेरी जो स्पीड थी वो कंटिन्यू चलती गई। तो 11th में ये मतलब मैं समझ चुका था कि मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे फादर की हाइट बहुत अच्छी थी, तो मुझे ये पता था कि मैं 6'3" तक जाऊँगा, बट 6'8" जाऊँगा ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं चाहता था कि मैं 6'10" हूँ, क्योंकि रेसलिंग के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, केन जो मेरे फेवरेट रेसलर हैं, तो उनकी हाइट 6'10" है, तो मैं चाहता था मैं 6'10" हूँ। बट सिर्फ चाहता था, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर 6'3", 6'4" थे, तो मैंने कहा 6'4" तक जाएगा। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ में ना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिमाग में 6'10" था, तो मेरा क्या होता था कि मैं जहाँ भी मुझे कुछ भी मिलता था मैं लटक जाता था। मैंने अपने घर के छज्जे तोड़ दिए थे लटक के। मेरे को डांट पड़ती थी बहुत। कहीं भी मुझे जैसे कोई पेड़ मिल गया, कहीं रनिंग करने गए सुबह, तो पेड़ पर लटकना। इवन मुझे आज भी याद है, हमारे यहाँ से एक रोड जाती है, भितरवा रोड, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता लग जाए। तो वहाँ एक चुंगी हुआ करती थी। तो पहले पुराने ज़माने में क्या हो, चुंगी को आप हाथ से खींचते थे और पीछे पत्थर होते थे, तो वो चुंगी खत्म बंद हो चुकी, तो उस पर मैं लटकता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं ऊपर पहुँच गया पत्थरों के वजन की वजह से, बहुत दिक्कतें हुई। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे में मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा दिया हेड में, जो लटकना, स्विमिंग करना, रनिंग करना। मैंने एक्सरसाइज बहुत किया, बचपन से ही लगा हुआ हूँ। तो ये तब से मुझे 11th क्लास में आके समझ में आ गया था कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाला है। बट पतला था मैं, जिसके लिए मुझे बहुत कमेंट मिलते थे, क्योंकि लंबा बंदा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैंने कहीं सुना था, इसलिए कि खंबा बोल दिया था किसी ने आपको। ये क्रिकेट खेलते समय किसने बोल दिया, मुझे याद भी नहीं अब तो।
उनको लेकिन मैं याद हूँ, कैमरे पर देख रहे हो तो याद कर लेना आप। फिर उसके बाद फिर मैं हरियाणा चला गया स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि मुझे कई बार अब ये बात निकली है तो बुरा लगता है कि कहने में कि मैं एमपी का होके ऐसी फैसिलिटी यहाँ नहीं थी, इसलिए मुझे हरियाणा जाना पड़ा। और वहाँ फिर जाके मैंने जो हरियाणवी कल्चर में रहा, घी दूध उनका, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, यस, आई एम 100% वेजिटेरियन। हमेशा से या फिर? हमेशा से। मेरे घर में कोई नॉन वेज नहीं खाता। लोग बिलीव नहीं करते, से आप चौंके हो ना। हाँ, हर कोई चौंकता है इस बात को लेके कि हाउ इज पॉसिबल, लाइक 6'8" हाइट, 147 kg वेट है ना कि आप जिम जाओ तो जिम जाते ही साथ जो ट्रेनर होते हैं आमतौर पे, मैं किसी का नाम नहीं, वो कहते हैं कि प्रोटीन डाइट जरूरी है, फिर आप या तो एग बढ़ाइए या चिकन वगैरह कुछ। नहीं, प्रोटीन जरूरी है, बट एक्चुअली कम, जैसे आपने बोला, ऐसे मैं भी किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहता, बट सच्चाई ये है कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए, एक अच्छा सलाहकार मिल जाए, तो आप अपनी बॉडी को कभी भी किसी भी उम्र में कैसे भी चेंज कर सकते हैं। हरियाणा की बात आप कर रहे थे, वहाँ से फिर बात शायद अधूरी रह गई थी, मैंने बीच में एक सवाल पूछा। हाँ, तो हरियाणा में गया। हरियाणा से मैं 2005 में पहुँच गया, वहाँ मैंने कॉलेज किया और रोहतक में था मैं। वहाँ से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, फिर किक बॉक्सिंग की, फिर 4 टाइम नेशनल चैम्पियन रहा मैं इंडिया का किक बॉक्सिंग में। बट अब मेरी किस्मत देखिए कि ये जो मेडल, जो मैं गोल्ड मेडल मारा था, ये एमपी के लिए भी मार सकता था मैं, एमपी अपने स्टेट्स के लिए भी कर, लेकिन नहीं था ऑप्शन, या लोगों को बुरा लगता है ये कहने में, हमारे पॉलिटिशियंस को भी अच्छा नहीं लगता, बट सच्चाई ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। आप देखिए ना, हमसे छोटा है हरियाणा। आप देखिए ओलंपिक में मेडल नहीं आ रहा है, बट फिर भी ओलंपिक में जितने लोग जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा वही लोग हैं हरियाणा से। आप रेसलिंग में देख लीजिए, बॉक्सिंग में देख लीजिए, तो ये चीज़ हमारे पास भी हो सकती है, क्योंकि हम तो और ज़्यादा टफ है, ये मेरा मानना है। लोगों को नहीं पता कैसे, मैं ये कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के लोग बहुत टफ है। जिस तरह से जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे पास जो चीज़ें नहीं है, तो क्या होता है, आप जब चीज़ों के अभाव में आप बड़े होते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग भूख होती है, आपके अंदर ना कर गुजरने की एक चाहत होती है, तो वो एमपी के अंदर बहुत है। लेकिन बस वो ये कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे। अगर मिले तो मुझे लगता है कि शायद जब भी नेशनल गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल हमारा मध्य प्रदेश लेके आए। मोटिवेशन की बात है कि वो कहाँ से आता है। आपका मोटिवेशन कहाँ से है? डबरा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं भी झांसी से हूँ, मैंने आपको बताया था, पास में ही पड़ोसी हम लोग जी। तो डबरा में एक, अभी तो फिलहाल वो शहर का रूप ले चुका है, एक ज़माने में कस्बा हुआ करता था। अभी वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, वो उन्हें जो बाकी दुनिया में या बाकी देश में जो सुविधाएं, उन्हें पहुँचने में थोड़ा समय लग रहा है, पहुँच नहीं है। और जब आपका समय था स्ट्रगल वाला, तब तो थोड़ी चुनौतियाँ और ज़्यादा थी। वहाँ मोटिवेशन कैसा? कोई व्यक्ति था या कोई घटना थी या फिर सेल्फ मोटिवेशन था जिसने आपको यहाँ पहुँचने के लिए प्रेरित किया? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था उस समय डबरा में, उसमें एक्चुअली इंटरनेट नहीं थे। अब सबसे बड़ी मेरे संग प्रॉब्लम मुझे ये जो फेस करनी पड़ रही थी, वो ये करनी पड़ रही थी कि हाउ आई रीच WWE। अब तो इंटरनेट है, आप ये फिक्स था कि जाना ही है चाहे कुछ हो जाए, WWE जाना है। अब और उस समय तक मुझे ये भी पता नहीं था, मुझे पता था फॉरेन में कहीं होता है, अमेरिका में होता है, यूरोप में इतना ज़्यादा नहीं था। तो इंटरनेट की जो चीज़ें थी ना, और इंग्लिश में तो अपना हाथ बहुत टाइट था, हिंदी मीडियम पढ़े हैं, तो ये चुनौती बहुत थी। दूसरी चुनौती जो थी, जो तो आज मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, वो मेरा शहर आज भी फेस कर रहा है कि हमारे पास कुछ है, हमारे पास ना ग्राउंड है, हमारे पास ना हॉस्पिटल है। सच्चाई जो है वो हो सकता है कई लोगों को अच्छी ना लगे, तो जो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं जो एक नागरिक का अधिकार है, वो हमारे पास नहीं है। मेरे शहर का हर एक बच्चा अच्छा एथलीट बन सकता है अगर उसे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी सुविधाएं दी जाए, ग्राउंड दे दिया जाए और थोड़ा एक दो कोचेस दे दिए जाए। तो ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था वो आज भी चल रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर जाऊँ, ऐसा कुछ कर पाऊँ कि अपने लोगों को वो प्लेटफॉर्म दे पाऊँ जिसको मुझे पाने में 19 साल लग गए। तो ये मेन मेरे संग प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी नहीं, और कहीं ना कहीं वो जो डबरा वाला और जो ग्वालियर भिंड मुरैना, ये थोड़ा चंबल वाला एक हमेशा हमारा पानी और हमारा ब्लड हमेशा बोला गया है कि चंबल के एरिया के जो लोग हैं, चंबल ग्वालियर संभाग, दे लाइक अग्रेसिव। सो बस वो जो अग्रेशन था ना, वो अपने आप में लाया कि इस एग्रेशन को यूज़ करना है स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, मैंने कई स्पोर्ट्स चेंज किए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। मैं जेवलिन थ्रो भी किया, कोच नहीं था कोई, तो शोल्डर में इंजरी हो गई। उसके बाद अब क्रिकेट तो पूरे हिंदुस्तान खेलता है, उसमें कोई चांस दिख नहीं रहा था। तो बहुत स्ट्रगल करके मैं अभी लोगों को बोलता हूँ जो मुझसे मिलते हैं, जिन्हें WWE में जाना है या एथलेटिक्स में जाना है, जो बड़े स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उनको मैं बोलता हूँ भाई अब तुम्हारे पास बहुत ईजी है, तुम्हारे पास एक्सेस है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया छोड़ के इन पे ऊपर रिसर्च करो, इनको देखो, इनको पढ़ो।
मेरे जैसे एथलीट्स को ढूंढो, उससे बात करो, तो आप 2 या 3 साल वो अचीवमेंट्स पा सकते हैं जो मुझे 19 साल लग गए। सो स्ट्रगल तो पहले भी था, स्ट्रगल आज भी है। मैं ये नहीं बोलूँगा इतना ईजी है कि कोई भी आपको सुविधाएं मिल जाए आप एथलीट बन जाओगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको डिसिप्लिन लाइफ में, अगर आपके में डिसिप्लिन है तभी आप अच्छे एथलीट या एक अच्छे इंसान बन सकते हो। वही है, सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है कि वो आपका कहाँ ट्रिगर होता है, एक बार वो हो जाए तो फिर तो भाई मोटिवेशन तो कुछ होता नहीं है एक्चुअली, ये मैं आपको बताऊं, ये सच्चाई है। मोटिवेशन आपको, अगर आप किसी चीज़ से मोटिवेट होते हो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए होगी, इससे ज़्यादा आप मोटिवेशन रोज कहाँ बाहरी किसी चीज़ से मोटिवेट हो गया। इसलिए आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है कि भाई मुझे 5 बजे सुबह उठना है और मुझे इस ट्रेनिंग पे जाना है। ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ गया, फिर आपको ना मोटिवेशन की ज़रूरत है क्योंकि वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया है। और वही आप जितना बेटर प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे। चलिए, कट टू गोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, और वहाँ से जो सिनेमा का सफ़र है वहाँ तक, मैंने शुरुआत में इसीलिए जिक्र किया था कि मैं कहीं सुन रहा था एक बार आपको कि आपको पसीना आ गया था कि बच्चन साहब को मैं यहाँ हिट कैसे करूँ। तो गोंग से लेके और वहाँ तक का जो अचीवमेंट है वो कैसे किश्तों में आया, धीरे धीरे कैसे मुंबई जाना हुआ, वो प्रेरणा कहाँ से आई? मुंबई मुझे कभी जाना नहीं था, मैं हरियाणा से लौटा जब मैं बॉक्सिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, तो मैंने कहा यार अभी अब सब हो गया, मतलब वहाँ कैसे पहुँच समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उस समय एक्चुअली एक शो था जो एंटरटेनमेंट कुछ भी करेगा, तो उसके लिए ग्वालियर में ऑडिशन हो रहे थे जो उनके कंटेस्टेंट होते थे। अच्छा। तो ग्वालियर से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने वो पत्रकार थे शायद किसी न्यूज़पेपर चैनल में, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि कई बार स्पोर्ट्स की न्यूज़ छापते थे वो, तो क्योंकि उस समय तो न्यूज़ में आना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती थी एक। तो उन्होंने मुझे बोला कि सौरभ यार एक यहाँ पे ऐसे ऑडिशन हो रहे हैं। तो मैंने भाई साहब मैं क्या करूँगा, बोले यार कोई सिलेक्शन नहीं हुआ ग्वालियर से, यार अपने ज़िले की इज्जत की बात है, अब चंबल क्षेत्र के आदमी यार समझ लो थोड़ा इज्जत वाली बात पर जल्दी खड़े हो जाते हैं। मैंने रुको मैं आता हूँ। मैं गया तो 3-4 लोग बैठे हुए थे, मुंबई से आए थे, 1-2 लड़की थी, कैमरामैन था ऐसे करके। तो वो पहले मुझे देख के घबरा गए क्योंकि मुझे आज भी आता है मैंने पठानी सूट पहन रखा था उस दिन और बुलेट से गया था मैं। तो बोले आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा मैं यार मैं तो किक बॉक्सर हूँ भाई, मैं तो किसी को भी पीट सकता हूँ। तो बोले यार पीटना नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं पीट भी सकता हूँ। पीट सकते हो, थोड़ा ये उन्हें समझ नहीं आया। मैंने कहा मतलब मैं क्योंकि किक बॉक्सिंग करता था तो मुझे इतनी प्रैक्टिस थी, कोई पंच लात मार रहा है तो मतलब ऐसा नहीं पेन नहीं होता, बट हम दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, उन्होंने कहा ठीक है। फिर 4-5 लोगों ने मुझे मारना शुरू किया, पंच मार रहा है, किक मार रहा है, ये सब कर रहे हैं, और मैं मतलब खड़ा हूँ नॉर्मली। तो वो उनको पता नहीं कैसे पसंद आ गया और उन्होंने वो अपने शो के अंदर मुझे बुलाया। मैं शो में गया तो वहाँ उन्होंने बढ़िया अच्छे लकड़ी के फट्टे बना के अच्छे से मेरी सुताई की। बट दर्द हो रहा था, बट यार वही है ना कि अपने जिले की इज्जत की बात है। पहली बार इस तरह का ऑडिशन में सुन रहा हूँ कि जिसमें पिटाई करनी नहीं है, कहानी है। मुझे भी एक्चुअली मेरे घर वाले भी बहुत गुस्सा हो रहा है उसको देखने के बाद कि क्या पागल क्या कर रहा थे। तो मैंने कहा इज्जत वाली बात है, कोई तो जाए अपने जिले से। तो मैं गया वहाँ पे फराह खान के दिमाग में कुछ, क्योंकि फराह खान अनु मलिक जज करते थे शो को, उनके दिमाग में कुछ आया। उन्होंने क्रिएटिव को बोला कि क्यों ना हम इसको लेके यार एक जैसे हम बजर दबाते हैं कोई गलत कर रहा है, तो हम क्यों ना ऐसा करें जो कि गोंग बना दें, इसके गोंग मैन इसको कैरेक्टर दें। वहाँ से उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया, मुझे आज भी याद है। पैसे बहुत कम मिलते थे, शायद 50 या 60 हज़ार रुपये पर सिर्फ महीने के मिलते थे, बट वो बहुत थे उस मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ करना था नहीं, मुझे सिर्फ अपनी डाइट और अपना तैयारी के लिए करना था। वो मैंने शो वहाँ किया, शो 2 महीने किया क्योंकि सीजनल होता था वो। वापस मैं घर आ गया, अगले सीज़न पे उन्होंने मुझे फिर बुलाया, थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया, और ऐसे मैंने गोंगमैन शुरू किया। लेकिन मेरे दिमाग में जो था वो था रेसलिंग। तो जब मैं गोंगमैन कर रहा था, मुंबई जाने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बड़ा शहर है, यहाँ मुझे कनेक्शन मिल सकते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो थोड़ा मैं वहाँ रुकना शुरू किया। उसी दौरान एक कलर्स के ऊपर एक शो आया था, रिंग का किंग कौन, जिसको हरभजन सिंह ने होस्ट किया था। ठीक है। तो उस शो के लिए मुझे कहीं से खबर लगी कि ये शो हो रहा है रेसलिंग शो, मतलब मेरा तो सारा का सारा, मैंने कहा अब ये करना है। 2012 आई थिंक, 2012। तो मुझे किसी ने बताया, मैं गया भाई। मैंने उस समय एक TNA रेसलिंग कंपनी है, WWE के लेबल की नहीं, बट उससे थोड़ी छोटी है। उसमें एक इंडियन ओरिजिन के रेसलर थे, उनका नाम था संजय दत्त, जो अमेरिकन बॉर्न है, बट उनके पेरेंट्स यहाँ के ओरिजिन रहा होगा। संजय दत्त से कभी हाँ, नहीं मैं पहले उनको संजय दत्त ही बोला, फिर बाद में संजय दत्त है। तो उन्होंने ट्राई आउट लिया, ट्राई आउट बहुत टफ था, बट मैंने पूरा जान लगा दी क्योंकि बचपन से देख रहा था यार रेसलिंग ये वो सब। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। क्या होता है ट्राई आउट में? मतलब ट्राई आउट में बेसिकली क्या होता है ट्राई आउट का, कि
उन्हें पता है कि आप रेसलर नहीं हो, ठीक है, वो रेसलर इंडिया में ढूंढ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल रेसलिंग होती नहीं है, यहाँ होती है एमेच्योर रेसलिंग, मिट्टी वाली या मैट वाली। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अच्छे एथलीट को ढूंढते हैं, ठीक, वो ये देखते हैं कि आप एथलीट और आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी क्षमताएं कितनी है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, वो आपकी लिमिट क्रॉस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपकी फिजिकल कंडीशन और आपके सामने जो चैलेंजेस हैं उनको आप फेस कर पाते हो नहीं कर पाते, उसके लिए वो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर ट्रेनिंग में कि आपको 100 पुशअप्स लगानी है, फिर आपको जंप करनी है, फिर आपको रोल करना है, फिर आपको रन करना है, फिर से पुशअप्स करना है। तो काफ़ी टायर्ड होता है, ये काफ़ी टफ होता है, उसको ट्राई आउट बोलते हैं। तो वहाँ से मैं सिलेक्शन हुआ और हम इंडिया के तकरीबन 7-8 रेसलर थे जिन्हें जो ऑल ओवर द इंडिया से सिलेक्ट किए गए, और सामने फॉरेन के रेसलर थे जो बड़े सुपरस्टार, जैसे आपने अगर WWE में पहले देखा हो तो एक क्रिस मास्टर आता था जो हमेशा ऐसे लॉक करता था, वो थे उसमें, मैट मॉर्गन था और एक स्कॉट स्टैनर जो अपने आर्म्स को चूमते थे। तो ये सारे बड़े स्टार थे, ये मेरे लिए तो मतलब ड्रीम था। तो वहाँ से हमने शो स्टार्ट किया। तो शो में अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारे संग ये आ रही थी कि वो सारे प्रोफेशनल रेसलर हैं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, हम सारे इंडियंस नए लोग हैं। और हमें हमारे ट्रेनर थे सैवियो वेगा, वो भी WWE स्टार रहे पुराने, उनको टारगेट दिया गया था। अब इंडिया है, इंडिया में टेलीविजन कैसे काम करता है आप लोगों को पता है, रेसलिंग इज़ डिफरेंट देन नॉर्मल टेलीविजन, लेकिन वो उतने अच्छे से वो शायद हो नहीं पाया, जो भी रीज़न रहा हो, शो उतना हिट नहीं हुआ। तो सैवियो वेगा को हम लोगों को ट्रेन करना था 3 महीने के अंदर उस लेवल का कि हम उन 12 से 15 साल के जो एक्सपीरियंस होल्डर ऐसे लड़ सके। ये सबसे टफ चैलेंज था हमारे लिए। तो ऑलमोस्ट एवरी डे आफ्टर ट्रेनिंग 8-8 घंटे की ट्रेनिंग, 6-6 घंटे की ट्रेनिंग। कहाँ हुई ट्रेनिंग? इंडिया ये में? मुंबई में एक रिंग लगाया था। मतलब इवन हम लोग खाना नहीं खाते थे बीच में, क्योंकि अगर हम खाना खा लेंगे तो हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी टफ वो था हमारा। और ऑलमोस्ट एवरी डे किसी न किसी को इंजरी होती थी, क्योंकि अब ओवर ट्रेनिंग करने जाते हो ना तो आप बॉडी आपकी जवाब देती है, इंजरीज होती है। बट कैसे भी करके हमने वो शो किया। शो ज़्यादा अच्छा नहीं चला, बट ये हो गया कि अमेरिका के अंदर जो रेसलिंग इंडस्ट्री के लोग थे उनके कान में ये बात पहुंच चुकी थी कि इंडिया में भी रेसलर्स हैं। उसके बाद मैं घर आया, देन मुझे महाभारत मिल गया। इधर महाभारत मुझे मिला और उधर WWE ने क्या किया कि WWE ने बोला कि अब हम इंडिया से एथलीट्स को लेके आएंगे और यहाँ ट्रेन करेंगे, उन्हें रेसलर बनाएंगे, क्योंकि इंडिया TRP के मामले में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है और हर कोई हिंदुस्तान में को आना चाहता है। तो उस रीज़न से ये लोग इंडिया के रेसलर चाहिए थे। तब उन्होंने संजय को कांटेक्ट किया WWE ने कि आपने इंडिया में शो किया है, आप हमें कुछ अच्छे रेसलर बताइए। तब संजय ने वहाँ से मेरा नाम उनको रिकमेंड किया था। वहाँ से उन लोगों ने मुझे ट्राई आउट के लिए बुलाया था। पहले ट्राई आउट 2017 में मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं वहाँ पर शूट कर रहा था, और जिस दिन मुझे शो के लिए ट्राई आउट के लिए जाना था उससे एक दिन पहले मैं घोड़े से गिर गया था, तो मुझे स्वाइल हो गया था। अच्छा, वो दिन टाइम पे? हाँ, शूट पे। वो मेरे लिए सबसे बुरा दिन था, क्योंकि मेरे पास टिकट थी, WWE ने फ्लाइट की टिकट भेजी, दुबई में ट्राई आउट था। मैं इवन एयरपोर्ट तक पहुँच गया, मुंबई उमरगांव में हम शूट कर रहे थे, वहाँ से मुंबई भी पहुँच गया। लेकिन स्वाइल इतना ज़्यादा बढ़ चुका था गर्दन का कि मुझे फ़ोन करके उनको मना करना पड़ा, मैं नहीं आ सकता, मुझे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे पता मैं चला भी जाऊँ तो परफॉर्म नहीं कर पाऊँ और मुझे चांस नहीं देंगे। फिर लेकिन कहते ना कि जब आपके अंदर कोई इच्छा शक्ति हो स्ट्रॉन्ग, तो वो कोई रोकता नहीं। 2018 में उन्होंने दोबारा से ट्राई आउट किया, मुझे बुलाया, दुबई में ट्राई आउट था। 14 कंट्रीज़ के टॉप 40 एथलीट्स थे, दे लाइक वेरी यंग, 22 साल के एथलीट थे सारे। मैं उस समय 31 का था। मतलब सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जो ट्राई आउट में प्रतिभागी था वो मैं ही था। तब आप पहुँचे थे? और वेजिटेरियन था, और सामने वाले तो मोस्टली गल्फ़ कंट्रीज़ के थे, कुवैत और आपके इजिप्ट, वो सब नॉन वेज और खाने वाले, खतरनाक लंबे चौड़े स्ट्रॉन्ग बॉडी। और मैं महाभारत कर रहा था, तो क्या था कि मुझे वेट गेन करना था। तो वेट गेन के चक्कर में वेट ज़्यादा गेन हो गया। फिर मुझे महाभारत खत्म होते एक और शो कर रहा था रावण, उसके लिए मैंने उसी समय 30 kg वेट लूज़ किया था एक साथ। तो वहाँ मेरे अंदर वीकनेस ही बहुत थी। लेकिन कहते हैं कि वो अंदर जो था ना, मैंने कहा आज यहाँ पे या तो ट्राई आउट से मैं पास होके जाऊँगा या यहाँ जो भी होगा यहीं पूरा होगा। और ऊपर वाले का आशीर्वाद था, ट्राई आउट हुआ, सबसे अच्छा परफॉर्म किया मैंने, और फाइनली उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैं WWE में पहुँच गया। बीच में आपने महाभारत का भी जिक्र कर दिया था कि ये सब कुछ एक साथ ही चल रहा था। कितना वर्सेटाइल रहा है आपका सफ़र, ये तो हम लोग सुन ही रहे हैं। महाभारत तक अब आते हैं।
ये रोल कैसे मिला एक, और दूसरा जो मेरा सही तो बहुत साधारण सा सवाल था कि ये रोल आपको कैसा मिला, ये आप पहले भी बता चुके हैं। कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करने में कितने बदलाव आते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ तक आते आते आप डबरा से निकल चुके हैं, मुंबई के 2-3 चक्कर हो चुके हैं, आप विदेश दौरा भी कर चुके हैं, आप बहुत सारी दुनिया देख चुके हैं, और अब आप वापस उस जगह पहुंच रहे हैं जहां भारत के माइथोलॉजी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर, महाभारत के अगर हम चुनिंदा 5-6-8 कैरेक्टर बोलें तो उनमें एक, उसे निभाना उसी शिद्दत के साथ जिस शिद्दत के साथ दर्शक उसे देखना चाहते हैं, ये कितना अंतर आता है, या खुद को कितना ढालना पड़ता है, या इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे जब लोग बोलते हैं ये माइथोलॉजिकल शो था तो मुझे समझ नहीं आता, ये हमारी हिस्ट्री है। हाँ, ये हमारी हिस्ट्री है। हम माइथोलॉजिकल का मतलब होता है कि आप एक कल्पना कर रहे हो, बट ये हमारी हिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, हमारे पास सारे ग्रंथ्स हैं। महाभारत करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं एक्टर नहीं था पहली बार, और दूसरी बात यह है कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो एज ए एक्टर, तो आप जैसे आपने नॉर्मल इंस्पेक्टर कैरेक्टर कर रहे हो तो आप दूसरे पुलिस वालों को देखोगे, जज कर लोगे, समझ लो अच्छा ऐसा करता है ऐसे, लेकिन ये ऐसे कैरेक्टर थे जिनको आपने देखा नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, और जिनके बारे में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पता है। सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि पता है, तो ये बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, क्योंकि महाभारत 1986 में जो आई थी ना, उसके बाद 1-2 लोगों ने कोशिश की, बट महाभारत नहीं बना पाए, क्योंकि महाभारत इज बिग चैलेंज। आज भी अभी कुछ दिन पहले ही साउथ के एक बड़े डायरेक्टर ने अनाउंस किया था कि वो महाभारत बना रहे हैं बड़े साल, लेकिन आज 3-4 साल हो गए नहीं बना पाए, क्योंकि इसके लिए ये महाभारत के लिए इतने कैरेक्टर्स, इतनी स्टोरी, इतना रिसर्च है कि वो आप नहीं ला सकते। अच्छी बात यह है कि सिद्धार्थ तिवारी ने ये कोशिश की, स्वास्तिक प्रोडक्शन ने। तो हम लोग जब हम लोग शुरू कर रहे थे ना महाभारत, तब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। एक एक्टर, ठीक है, पैसा मिलता है, कैरेक्टर मिल गया, अच्छा मज़ा आ रहा है। जैसे ही हमने करना शुरू किया, देन हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ मिस्टेक्स के चांस नहीं है। और मैं तो एक्टर नहीं था, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे समस्या तो मुझे ये आ रही थी कि हम लोग डबरा से हैं, डबरा ग्वालियर से, हमारे सा और शाह का बड़ा प्रॉब्लम है, बा और बा का प्रॉब्लम है, तो हम शादी को शादी बोलते थे, और इस टोन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि हरियाणा में रह के आया था, तो टोन भी मेरी थोड़ी अरे भाई के चक्कर है वाला हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात यह कि एक इस तरह के कैरेक्टर को करना आपके लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि एक तो आपको वो कैरेक्टर पता नहीं, देखा नहीं आपने कभी, ठीक है, आपने सिर्फ पढ़ा है या कभी पहले किए गए जो अभिनय है वो देखे। उसके बाद आपके पास इतनी ज्वेलरीज है ना कि आप अपना एक्टिंग करने से पहले कभी इधर ज्वेलरी चुभ रही है, कभी आपको पीछे ज्वेलरी चुभ रही है, कभी धोती आपकी लूज हो रही है, ये टफ। उसके बाद फिर आपके हाथ में वेपन है, नीचे घोड़ा है, इतने सारे चीज़ों को एक साथ प्रेशर, और फिर आपको एक्टिंग करनी है। बट इसमें काफ़ी अच्छा मुझे मेरे दोस्तों का बहुत साथ मिला, जो मेरे भाई थे, जो मेरे एक्टर दोस्त थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उनसे ही सीखा हूँ मैंने ये कभी नहीं बोला कि बहुत बड़ा एक्टर हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे सीन में मुझे समझ नहीं आता कैसे करना है, मुझे आज भी याद है एक सीन था कि भीष्म पितामह खड़े सामने, हम पांचों पांडव उनके सामने खड़े हैं। डायरेक्टर मुझे बोलता है कि थोड़ा सा ऐसा लुक रखना कि क्योंकि आपके सम्मान ही है तो उनको गुस्सा भी नहीं दिखाना, बट थोड़ा आप इंटेंस हो, और पीछे ट्रॉली पे कैमरा चल रहा है और कैमरे को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कैमरा जैसे ही भीष्म पितामह के पीछे आता तो मैं झांक के देखने लगता हूँ, तो डर के क्या कर रहा है भाई, मैंने आप ही ने तो बोला था कैमरे को भी देखना, अरे तो कैमरा ऐसे झांक के नहीं देखना। तो इस तरह की मतलब चीज़ें बिल्कुल नहीं आती थी, तो दोस्तों से सीखा हूँ, उनको देख देख के सीखा हूँ। और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक दिन एक बात बोला, उन्होंने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले सौरभ तू भीम बनने की कोशिश मत कर, तू सिर्फ सौरभ रहे और भीम के अंदर जो खूबियाँ थी ना वो अपने अंदर लाने की कोशिश कर। तू अपनी फैमिली से प्यार करता है, मैंने करता हूँ, बोले भीम भी अपनी फैमिली से प्यार करता है, उसके लिए तुझे खाना पसंद, मैंने बिल्कुल पसंद है, बोले भीम को भी खाना पसंद था, तुझे में ताकत है, मैंने बिल्कुल है, बोले भीम में भी ताकत थी। तो बेसिकली जो भीम के जो कैरेक्टर थे वो बहुत कुछ मुझसे मैच करते मेरी पर्सनल लाइफ से। इसके बाद मुझे मैंने आप मेरे सीन देखेंगे, मुझे कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किया, कई जगह बहुत क्यूट किया, कभी बहुत गुस्सा किया, तो मैंने भीम बन के नहीं किया, मैंने सौरभ ही बन के किया जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ। बस ये है कि भीम की जो आदतें थी, जो हमने पढ़ा है, वो अपने अंदर उतारने की कोशिश की।
लेकिन इसमें टाइम लगा। शुरुआत की अगर आप कोई भी गौर से देखने जाएगा ना, तो महाभारत के 10-15 एपिसोड में तो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हूँ, आप नोटिस कर लोगे। लेकिन जैसे ही समय निकलना शुरू हुआ, फिर मुझे लगना मैं भीम ही हूँ, क्योंकि रोज़ आप वही ज्वेलरी पहननी है, स्पॉट बॉय आपको खाना दे रहे हैं, घोड़े सामने खड़े हैं, उधर महल जैसा बना हुआ है, तो वो लगने लगा था भीम ही है, प्रिंस ही हूँ मैं। क्योंकि 2 साल तक आप एक ही तरह के शो कर रहे हैं। तो ये महाभारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने फिल्म भी की है, WWE भी क्या कर ही रहा हूँ, और लेकिन मोस्टली लोग मुझे एज ए भीम ही रिकग्नाइज करते हैं आज भी जिम में लोगों ने एज ए भीम ही रिकग्नाइज किया मुझे यहाँ पे भोपाल में। तो भीम ने मुझे, ये कैरेक्टर ने बहुत कुछ दिया। और अच्छी बात यह है कि ये शो बहुत चला, लोगों को बहुत पसंद आया। जिस समय ये शो चल रहा था उस समय तकरीबन 32 कंट्रीज़ में ये शो नंबर 1 था, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और महाभारत एक ग्रंथ है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। खुद की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए महाभारत करने के। बिल्कुल, वो वही है कि जब तक आपके अंदर से चीज़ें नहीं निकल के आए, फिर वो चाहे खेल कूद की बात हो या सिनेमा वाली बात हो या किसी भी काम को करने की बात हो, कि जब तक अंदर से कुछ नहीं आएगा वो नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र पे आ जाते हैं जल्दी से। ब्रह्मास्त्र अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म जो आपने की, अलग अलग किरदार जो निभाए, कितना चैलेंजिंग था अमिताभ बच्चन के साथ काम करना? ब्रह्मास्त्र तो चैलेंज अमिताभ बच्चन क्या, वहाँ अमिताभ बच्चन साहब थे, शाहरुख खान सर थे, नागार्जुन सर थे, रणबीर कपूर था, ये बड़े स्टार्स हैं। मतलब हम रणबीर को छोड़े, बाकी सबको बचपन, नागार्जुन सर की मैंने एक मास फिल्म आई थी 250 बार देख चुका हूँ मैं। जी पता नहीं किस चैनल पे आती थी वो, और मैंने सब बार देखी। उनको मैं डायलॉग्स भी बोल के दिखाए थे जब मिला था मैंने, सर आपने वो जो वाइट सूट पहना था, हेलीकॉप्टर शॉट आती, सब करके। पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि डबरा का एक लड़का शाहरुख खान के संग एक्शन सीन कर रहा है। शाहरुख, वो जिसका एक्टिंग शौक भी नहीं था, जिसका शौक नहीं था, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड नहीं था, जिसका शौक नहीं था, जिसे करना भी नहीं था, वो बच्चन साहब के साथ सीन कर रहा है, उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है। कभी कभी लोगों को लगता हो, बट कभी कभी सच में मुझे प्राउड फील होता है अपने आप पे कि यार बहुत बड़ी बात। वो इसलिए होता है क्योंकि मुझे देख के हो सकता है कि मेरे एरिया के और 20 लोग आगे बढ़ पाए, कि सौरभ कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और मैं कहता लोगों से हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे बेटर तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि अभी समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस हो गई हैं। तो शाहरुख खान के संग सबसे पहला सीन जो था हमारा एक्शन का, उन्हीं के साथ था, और घबराहट थी ऑफ कोर्स, शाहरुख खान मतलब। और उसके बाद जब बच्चन साहब के संग सीन था हमारा, तो बल्गेरिया में हम लोग शूट कर रहे थे, सोफिया जो उसकी कैपिटल है, वहाँ शूट था। और बच्चन साहब का उस दिन 2nd बर्थडे था, उस दिन 2nd बर्थडे, जिसको वो कुली फिल्म में उनको चोट लगी थी, वो मनाते हैं उसी दिन। तो मुझे पता नहीं किसी ने आके तो कान में बोल दिया कि आज थोड़ा देखियो, इनका 2nd बर्थडे आज। मेरे तो पसीने छूट गए यार। मैंने कहा भाई, क्योंकि अब सीन ये है कि बच्चे साहब सामने बैठे हैं, उनके गले में लॉकेट है, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं पंच मार रहा हूँ उनको कैमरा साइड में, और अब बच्चन साहब के संग अयान हो या कोई भी हो, बच्चन साहब को थोड़ी कोई सिखाएगा कैसे। और बच्चन साहब की एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मैं वो बोलना चाहता हूँ। आप बच्चन साहब को आप ना जब ऑन कैमरा नहीं होता ना, तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बेचारा एक इंसान, इसकी कितनी एज हो चुकी है और बुक्स पढ़ रहे हैं। भाई अगर एक्शन बोलते हैं ना, वो आदमी जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, मैं नहीं मानता किसी एक्टर में आते होंगे। मतलब वो लगते ही नहीं कि बच्चन साहब इस एज के हैं जब एक्शन होता है, तो ड्रास्टिक। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार, पहला सीन बच्चन साहब के साथ में और सीधा उनको पंच मारना है। और इसने कान में भी किसी ने बोल दिया, मैंने कहा गलती से, क्योंकि एथलीट हूँ मैं, हमारा कनेक्शन है, कनेक्ट होता ही होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें 3 या 4 कुछ रीटेक हुए। अब अयान मुखर्जी जैसे एक आध चीज़ें इसलिए भी हो सकता है बच्चन साहब की वजह से भी हुई, लेकिन उनको तो कोई नहीं बोल सकता ना, सर ब्रिलियंट, सर बेहतरीन कर रहे हो। फिर मेरे पास थोड़ा करना भाई, अच्छे से करना, कनेक्ट बगल से निकालना, वो दूर दिख रहा है। मैंने भाई क्या करवा रहा है यार। अयान को बोला मैंने गलती से टच हो गया यार, तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी आई। बट ओवरऑल बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मजा आया। नागार्जुन सर के साथ बहुत मजा आया, उन्होंने WWE की बहुत बात की। रणवीर कपूर तो एवरी सिंगल डे, पाजी कैसे हो यार, पाजी पता है वो अंडरटेकर ने ये करता था, आपको याद है कि जब केन के कार्ड आते थे, मतलब वो बहुत मुझसे रणवीर कपूर की टोटल बात रहा। हाँ बहुत पता था यार, आप समझे नहीं, जिस एज कैटेगरी के हम लोग हैं उसमें कार्टून थे नहीं ज्यादा, तो इंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज्यादा रेसलिंग ही देखा जाता था। बिल्कुल, और कुछ देखते थे, फिर घर में करते थे, ये करते थे, स्कूल में करते थे, करके बहन भाई, स्कूल में दोस्त। तो ये चीजें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं सोच नहीं सकता एक साथ एक फिल्म में इतने सारे बड़े सुपरस्टार संग काम करना, स्क्रीन शेयर करना। मुझे बहुत मजा आया। बिलीव नहीं हुआ कई बार तो कि सच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने फोटोज
बच्चन साहब का उसी दिन सेकंड बर्थडे था, उन्होंने एक पार्टी रखी थी, तो हम सब लोग वहाँ गए थे। वहाँ मैंने बच्चन साहब सर के साथ एक फ़ोटो क्लिक कराई थी। वहाँ उन्होंने बोला था, यार इंडस्ट्री मुझसे भी लंबा कोई है। तो ये मैं पूछने वाला था कि आप बच्चन साहब से लंबे भी? हाँ, तो वो ये उन्होंने वहाँ बोला था मुझे। अच्छा। ये मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि सदी के महानायक आपको ऐसा बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये आप चूंकि बता रहे थे कि जैसे भी आपने एक्सप्लेन किया कि आपको पंच करना था, साइड से निकालना था, आयान ने आपको बोला कि WWE रियल होता है। हाँ, ये सवाल आपने बहुत लेट पूछा। मोस्टली लोग सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं। सो बेसिकली क्या है, WWE इज वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब लोग जो सोचते हैं ना उससे बहुत अलग है। यहाँ स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट ये दो चीज़ों का मिक्स है। और जो सबसे टफ है, या तो आप अच्छे एथलीट हो सकते हो या अच्छे एक्टर होते हो, लेकिन वहाँ पे अच्छा एथलीट और अच्छा एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, आप और मैं जो झगड़ रहे हैं ना या लड़ रहे हैं, जो फाइट, उसको एक स्टोरी को क्रिएट किया जाता है। प्रॉपर राइटर होते हैं, राइटरों की टीम है वहाँ। इतना मतलब मुझे लगता है कि इतनी राइटर तो सारे प्रोडक्शन हाउस के पास नहीं हो जितने राइटर उनके पास अकेले होते हैं। ओके। वो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। स्टोरी क्रिएट करने के बाद वो स्टोरी को धीरे धीरे बूस्टअप करते हैं। कहीं आप मिल गए, आपने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, ऐसे क्रिएट हो गई फाइनली। लेकिन जब हम लोग लड़ रहे होते हैं, हम दुश्मन किसी के नहीं होते, क्योंकि सारे एथलीट बराबर है। हम कोशिश ये करते हैं कि चोट कम से कम लगे। चोट ना लगे ये तो ऑप्शन है ही नहीं रेसलिंग के अंदर, WWE के अंदर, लेकिन चोट कम से कम लगे ये लोग हम ट्राई करते हैं। तो जो सेफ पार्ट्स होते हैं हमें सिखाया जाता है, जैसे बैक सेफ है, थाइज, नेक, आपका पेट, तो यहाँ हम लोग ज़्यादा हिट करते हैं। फेस पे डायरेक्ट हिट नहीं करते, क्योंकि अगर हमने हिट करना शुरू किया तो बोन से बोन्स टकराएगी, टूट जाएगी, टूट सकता है। तो रोज़ कब तक फिक्स करोगे। लेकिन गलतियाँ होती हैं, इंजरीज होती हैं, लोगों के लिगामेंट्स प्रॉब्लम होती है, लोग 6-6 महीने साल भर के लिए बिस्तर पे होते हैं। जहाँ मिस्टेक्स होती है वहाँ बड़ी चोट होती है। एग्जाम्पल, अगर मैं फ्लोर पे हूँ, कोई हाई फ्लायर टॉप से मेरे ऊपर जंप कर रहा है एल्बो लेके, वो एल्बो लेके जंप कर रहा है, अब वो हवा में अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता। अगर वो एल्बो लेके गिरा, एल्बो मेरे चेस्ट पर लगी तो वो लगेगी, और फिर आपको ब्रीथ भी नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है। या फिर किसी ने आपको थ्रो किया, आप नीचे गिरे और आपका पैर किसी चीज में अटक गया, आपका हाथ अटक गया, तो आपके दांत टूटने ही टूटने, कोई बचा नहीं सकता। बट WWE की अच्छी बात ये है कि वो उनके पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट फिजियो हैं, तो वो लोग अगर आपको इंजरीज होती है तो आपकी पूरी टेक केयर करते हैं। और लेकिन हाँ, पेन होता है, आपकी सर्जरीज होती हैं। मैंने WWE ट्रेनिंग सेंटर में एवरी मंथ किसी ना किसी की नी सर्जरी, नेक सर्जरी, एल्बो सर्जरी या बैक सर्जरी होते हुए देखा ही देखा है। ये 25 साल पुराना सवाल था मेरा। मैं 2 दिन दुखी रहा था, 3 दिन जब अंडरटेकर मर गया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूंगा WWF देख के। ये आपके नहीं, ये मेरा भी सवाल रहा था, मतलब हमेशा यार कि कैसे, मतलब ये जिंदा कैसे हो जाता है अंडरटेकर बार बार। यार तो मर गया था पिछली बार, ये जिंदा कैसे हो गया, इसका भाई आ गया, केन आ गया, जबकि केन और अंडरटेकर का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये मुझे बहुत बाद में मालूम चला कि वो भाई नहीं है। तो ये चीजें बेसिकली, बच्चे थे तो स्टोरी क्रिएट होती थी। बट रेसलिंग आज भी इंडिया में जरूर थोड़ा शायद कार्टून आ गए इसलिए चीजें कमी, बट आज भी यूएस में बहुत क्रेज है। इंडिया में भी थर्ड सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स है ये, क्रिकेट के अलावा एक और कोई, बाकी थर्ड ही है। तो इट्स लाइक बिग थिंग। अच्छा, चलिए मैं अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक और चीज़ जो जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी बॉडी बिल्डिंग से, आप अभी इतने बिजी शेड्यूल में क्या करते हैं, मतलब आप खुद को मेंटेन करने के लिए? क्योंकि आपने कहा आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, बहुत सारा काम अभी आपके पास है। ब्रह्मास्त्र कब आ रही है? ब्रह्मास्त्र आ रही है, ब्रह्मास्त्र में मैं नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि इसका पीछे एक रीज़न रहा है, WWE ने मुझे अलाउ नहीं किया बनाने करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र फर्स्ट को बनाने में 4 साल लग गए थे। मुझे पर्सनली ट्रिपल एच ने ये बात पूछी थी एक दिन। ट्रिपल एच कंपनी के बॉस थे मुझे, क्योंकि मैं अब क्या होता है, अपने काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे आपका शूट है, आपको 4 दिन का शूट है, 2 दिन अभी कर लिए, 2 दिन फिर हो सकता है 10 दिन बाद हो, तो आपको पूरे महीने के लिए जाना पड़ता है। ट्रिपल एच ने मुझसे ये पूछा था कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम बॉलीवुड वाले ऐसा क्या बना रहे हो जो 4 साल में नहीं बन पाया। ठीक है, तो उसने पर्सनली फिल्म देखी, शायद देखी या मुझे नहीं पता, बट उसने बोला तुमने ये बनाया 4 साल में? मैंने नहीं, मैंने आयान का नंबर दे रहा हूँ, मैंने आयान से बात कर लो, आप धर्मा से बात कर लो। तो शेड्यूल तो बिजी रहता ही है, और यही लाइफ है भाई। टाइम खुद के लिए कैसे निकालते हैं? वर्कआउट तो करना ही होता होगा। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देता हूँ, अपनी बॉडी को देता हूँ। अपने आप से मतलब बॉडी को, अपने ब्रेन को। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कल रात को 2:30 बजे सोया हूँ, सुबह 7 बजे मैं जिम में था,
और मैं अपनी थोड़ा बहुत स्लीप को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ और काम को ऐसे मैनेज करने की कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं वर्कआउट मिस ना हो मेरा। एक बार को डाइट मिस हो जाएगी चलेगा, बट मेरा वर्कआउट और मेरी स्लीप मिस नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आजकल लोग फिटनेस के प्रति बहुत सीरियस भी हो रहे हैं, लोगों को भी पता भी है कि भाई अभी अच्छे खासे सप्लीमेंट्स भी मार्केट में आ रहे हैं, अच्छा खाओ आप, हेल्दी फूड खाओ। लोगों को पता है कि शुगर नहीं खानी चाहिए, लोगों को पता है कि जिम जाने के फ़ायदे क्या है, रनिंग के, तो अभी लोग समझ रहे हैं। तो बस यही है कि मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो अपने आप को देता हूँ, यही एक रीज़न है। इसीलिए आज मैं मध्य प्रदेश का इकलौता WWE एथलीट हूँ जो उस प्लेटफॉर्म तक पहुँच पाया, हिस्ट्री में अभी तक कोई नहीं गया। और WWE टोटल इंडिया से 7-8 लोग गए अभी तक, 145 करोड़ की जनसंख्या में से, जबकि टीआरपी सबसे ज्यादा हमारी, यूट्यूब पे टीआरपी हमारी, फेसबुक पे हमारी, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी अभी तक 7 या 8 एथलीट है जो वहां तक पहुंच पाए। तो डिसिप्लिन ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई समय नहीं आया, इवन कोविड में, कि मैंने 3 दिन एक साथ वर्कआउट मिस किया हो। पिछले 20 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बस यही कोशिश करता हूँ। जैसे कभी अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, बाय रोड में, फ्लाइट से मैं यूएस से आया तो दिल्ली लैंड कर रहा हूँ, तो दिल्ली पहले जिम जाता हूँ क्योंकि 16 घंटे की मैंने वर्कआउट नहीं किया, वर्कआउट किया, देन फिर मैं बाय रोड अपने घर डबरा जाता हूँ। मुंबई जा रहा हूँ तो मुंबई से अगर यहाँ से टाइमिंग ऐसी मैच करता हूँ, सुबह पहुँचता हूँ, सोऊंगा नहीं, सीधे पहले वर्कआउट, देन फिर आके सोता हूँ। तो ऐसे मैनेज करना होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो मेरी प्रायोरिटी है मेरे लिए, वो मेरी खुद का शरीर है, मेरी खुद की पर्सनैलिटी है। आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? आने वाला प्रोजेक्ट एक काफ़ी बड़ी फिल्म कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ओपन कर पाऊँ अभी, बट एक बहुत बड़ी फिल्म है बॉलीवुड की जो मैं कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा मेरा रेसलिंग मैच है इंडिया में। अच्छा, यस। कब ये आने वाले? ये सितंबर में बहुत बड़ा मैच है मेरे लिए। सो ये 2 सबसे बड़े मेरे सामने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके। और एक सवाल था जो बीच में मेरा मिस हो गया, मैं पूछना चाह रहा था, दोस्तों से मिलते हैं जो पुराने बचपन के साथ ही रहे? बचपन की दोस्तों से उनके साथ कनेक्शन कैसा है आज? वैसे ही आज भी उनसे। अब मैं स्टार बन गया या ऊपर पहुंच गया है, जो भी है, लोगों को लगता भी है, कईयों को लगता होगा, स्कूल टाइम मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी फील नहीं होने दिया। जब भी मुझे मिलते हैं मैं उनको ये नहीं बोलता भाई कैसे हो, हाउ आर यू, मैं कहता हूँ काय भैया का चक्कर है अपनी। क्योंकि इंसान क्या है ना कि आप जिस जगह से होते हो वहाँ के लोगों से कनेक्शन है, तो आपको उसी प्रकार की भाषा का, उसी प्रकार के कल्चर का उपयोग करना हो, तभी आप उनसे कनेक्ट रह पाओगे। मेरे कई बार दोस्त बोलते थे, जैसे मैं फ़ोन कभी किया, अभी आप बिलीव नहीं करोगे, हंसोगे, मैं यूएस में था तो मेरा इंडिया का नंबर चालू था, तो भाई कई लोगों के फोन आते, भाई साहब ठंड पड़ रही नहीं पड़ रही मांझे तो बता दो यार। मैंने कहा भाई 100 रुपये लगते हैं इसको इनकमिंग के, इंटरनेशनल। नहीं वो तो ठीक है यार, तुम पे बहुत पैसा है, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है यार, बड़े आदमी तुम। मैंने कहा सब भाई कोई काम, मैं यूएस के नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ, फिर मैं यूएस के नंबर से फ़ोन, हाँ भाई कौन, अरे भाई साहब अपन वहाँ मिले थे वो मेला में, और वो और मैं ये बोल रहा हूँ। ओके बताओ भाई। मैंने भाई साहब सुनिए अमेरिका में ठंड बहुत पड़ता है। मैंने भाई बिल्कुल ठंड पड़ती है और मैं भी आपको फोटो भेज रहा हूँ। तो इस तरह के सवाल की, लेकिन मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, क्योंकि वो आप देखो, ये वो आपको इसलिए फ़ोन कर रहे हैं या इसलिए मिल चाहे कि आपसे प्यार करते हैं, उन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन वो आपसे प्यार कर रहे हैं, इसलिए आपसे जानकारी चाह रहे हैं, इसलिए वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो मेरे सारे जो दोस्त हैं वो आज भी वही दोस्त हैं, और नए एड ऑन बहुत होते गए, बट जो बचपन में स्कूल में थे, जो मोहल्ले के थे, सब है, और सबके पास मेरा नंबर है, वही नंबर है मेरे पास। सब मुझे कभी भी उठा के फ़ोन कर लेते हैं, कुछ पूछना होता है या कुछ बात करनी होती है। तो मैं सोशल हूँ, यही है ज़िंदगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैंने अपने लिए तो कर लिया, मतलब फाइनेंशियली मैं सब साउंड ठीक है, मेरा सब कुछ बढ़िया है, जो मेरा ड्रीम था वो भी मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, इंडस्ट्री में भी मैं काम कर रहा हूँ, सब सेट है। तो अब मेरा ये मानना है कि मैंने अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है अपनों के लिए करने की। अपने लिए कुछ एक आध चीज़ जो रह गई हो, जो लगती हो कि यार ये कभी समय मिलेगा, आज नहीं 5 साल बाद, 4 साल बाद कभी देखेंगे कुछ ऐसी? वैसे क्योंकि मेरा बचपन का एक इकलौता मेरा ड्रीम था, वो मैंने ड्रीम पूरा कर लिया। अब ऐसा कुछ खास नहीं है, बट अब बस सिर्फ यही है कि अपने लोगों के लिए, अपने एरिया के लिए, जो मैंने आपसे बहुत पहले बात बोली थी कि जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, आज भी मेरा शहर, मेरे क्षेत्र के लोग उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे फिक्स होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें फिक्स हों, बस ये मुझे करना है। अब वो एज ए सोशल वर्कर, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पैसा दे के या कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है बस, लेकिन वो करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ईजी निकाल सकता हूँ, मैं यूएस भी जाके रह सकता हूँ, मैं मुंबई भी रह सकता हूँ, मैं दिल्ली रह सकता हूँ, लेकिन
जो मेरे अपने हैं वो वहीं जो इन चीज़ों के लिए जो बेसिक सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं, वो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस ड्रीम यही है। अपने लिए तो मैं फुल ऑन कर चुका हूँ, मैंने घूम लिया, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने एंजॉय कर लिया, मैं WWE कर ली, मैं फिल्म में कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अब अपनों की बारी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आमतौर पे जब लोगों से बात करता हूँ, और ये आखिरी सवाल मेरा इसलिए होता है कि अब आपके जीवन में, तो लोग बताते हैं कि हाँ वो मुझे IAS की तैयारी करनी थी, वो रह गई, वो मुझे गांव में मकान बनवाना था, मैं अपने गांव वापस लौटना चाहता हूँ। लेकिन ये जो आपने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात की ना, कि मैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये बहुत रेयर सुनने में मिलता है, ये आमतौर पर सुनने नहीं मिलता। बहरहाल सौरभ भाई, हम कोशिश करेंगे, हमारी दुआ भी है कि जो आपका लक्ष्य है आप उसकी तरफ ऐसे ही बढ़ते जाएं, और ज़रूर जितना जल्दी हो सके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातों पे आपने खुल के जवाब दिया, बिल्कुल संकोच नहीं किया जैसे आप हैं। और मैं भी आपके साथ जब चल रहा था तो मैं देख रहा था कि आप बहुत विनम्र हैं, बहुत नम्र हैं। शायद इसलिए भी आप लोगों से झुक के बात करते हैं कि हम लोग आपकी हाइट के बराबर नहीं हैं। बहरहाल आपका ये स्वभाव ऐसा ही बना रहे, आप ऐसे ही अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला, हमसे मिले और इतनी सारी बातें आपने कही। चलते चलते अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ भाई, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप हमेशा ये इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अपनी सेहत, आपका शरीर हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ठीक हैं तब आप अपने परिवार की मदद कर पाएंगे, आप ठीक हैं तब आप अपने लोगों की मदद कर पाएंगे। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेहत होनी चाहिए, उसका विशेष ख्याल रखिए। इससे ज़्यादा और मैं आपको कोई इतना नहीं बोलना चाहता, बस ये 10 ठीक है। तो ये सौरभ भाई की बात थी, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हमारी बात ये है कि अगर आपने अभी तक पीपल्स अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सौरभ भाई एक बार आप बोल दीजिए, शायद आपकी बात मान लेंगे, प्लीज़। मीडिया के बारे में सब लोग जानते हैं, मीडिया एक ऐसा स्तंभ है कि अगर मीडिया जब अच्छा काम करने पे आता है तो हर चीज़ को बदल सकता है। तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म ये है। तो पीपल्स अपडेट को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों को भी बताइए, और अच्छी और क्लीन न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीजिए। हाँ, ऐप भी आ गई है पीपल्स अपडेट की, iOS पे भी, एंड्रॉइड पे भी है, तो अभी डाउनलोड भी कर लीजिए साथ में। जैसे इंटरव्यू खत्म होगा पहला काम ये कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।